स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऑपरेशन मेघदूत। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। समुद्र से 6000 फीट ऊंचाई पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहां या तो सिर्फ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं या फिर हजारों फीट गहरी खाइयां। न पेड़ पौधे, न जानवर और न पक्षी। हर तरफ सफेद चादर ओढ़े हुए पहाड़, मानो रंगों ने अपने मुंह मोड़ लिए हों। चारों तरफ इतनी बर्फ कि अगर दिन में सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर आंखों में चली जाए तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। हाड़ कंपा देने वाली इस जगह पर चलना फिरना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहीं पर दुनिया का सबसे लंबा युद्ध लड़ा गया है। जी हां, दुनिया के इस सबसे बुलंद और सबसे खतरनाक मैदान जंग का नाम है सियाचिन। इतिहास की जरा सी चूक ने भारत की सीमा से लगे एक बर्फीले और दूर दराज इलाके को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। यह कहानी है सियाचिन की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक केंद्र है। यह कहानी है उन भारतीय सैनिकों की जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर ऑपरेशन मेघदूत को कामयाब बनाया। दोस्तों, साल 1984 में भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानियों को हटाने के लिए शुरू किया गया था। शह और मात के इस खेल में भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बर्फ में मिला दिया था। 21,000 फीट पर चला यह युद्ध दुनिया में अद्वितीय युद्ध है। युद्ध के इतिहास में यह सबसे ऊंचाई पर लड़े जाने वाला युद्ध है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, साथ ही इसके और पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन मेघदूत की वो अद्भुत कहानी। Why is सियाचिन इंपॉर्टेंट? दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बताने से पहले हम आपको सियाचिन की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर को पृथ्वी पर सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के साथ साथ अध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। ये पश्चिम में साल्टोरो रिज और पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रृंखला से लगे चीनी प्रांत शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के करीब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके यानी POK के पास स्थित है। ये ग्लेशियर मैप में एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से शुरू होता है जिसे NJ9842 कहा जाता है। NJ9842 उत्तर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा का सबसे डिमार्केटेड पॉइंट है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। यह नियंत्रण रेखा केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के मुहाने पर है। सियाचिन शब्द का अर्थ गुलाब का स्थान या गुलाबों का बागीचा है, लेकिन सियाचिन कोई गुलाब का बागीचा नहीं है, बल्कि ये एक सफेद बर्फ का रेगिस्तान है। समुद्र तल से लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस 76 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर में औसतन बर्फबारी लगभग 35 फुट होती है। तापमान हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और ठंड में तो यहां का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इलाका ब्रिटिश सर्वेयर्स की नजरों से बच गया था। बाद में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रयासों से सियाचिन और नुब्रा घाटी दुनिया के नक्शे में दिखाई पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस तरह मौत की गोद में जाकर ये जवान अपने देश की रक्षा क्यों करते हैं? दिन रात बर्फ की चादर से ढके रहने वाला बंजर सियाचिन आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? आइए हम आपको बताते हैं इस स्थान की सुरक्षा आखिर किस लिए की जाती है। सबसे पहले, सियाचिन ग्लेशियर जो सेंट्रल एशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलग करता है, ये जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष का एक कारण है। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में रणनीतिक रूप से लाभ देगा। दूसरा, यह क्षेत्र पाकिस्तान और चीन को विभाजित करता है। सियाचिन ग्लेशियर का साल्टोरो रिज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है और ये दोनों देश यानी पाकिस्तान और चीन को इस क्षेत्र में सीधे सैन्य संबंध बनाने से रोकता है। दोस्तों, भारत के लिए सियाचिन एक प्रहरी दुर्ग के रूप में भी कार्य करता है, जिससे भारत पाकिस्तान के गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र पर कड़ी नजर रखने में सक्षम होता है। अगर सियाचिन पर पाकिस्तान का कब्जा होता है तो वे पूर्व के अक्साई चिन से और लद्दाख में पश्चिम से भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।
सियाचिन पर नियंत्रण खोने का मतलब है पाकिस्तान और चीन सेना का संयुक्त रूप से भारत में प्रवेश आसान हो जाना। इन सब के अलावा सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण सोर्स भी है। सियाचिन से निकलने वाली नुब्रा नदी सिंधु नदी में मिलती है, जो पाकिस्तान में पानी का एक बड़ा स्रोत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु के पानी को लेकर संधि है। बार बार भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आते तनाव से अब इस संधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इस नदी के स्रोत पर मौजूद होना भारत को कूटनीतिक बढ़त देता है। आज पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत की नियंत्रण में है, लेकिन 1984 से पहले सियाचिन में यह स्थिति नहीं थी। वहां किसी भी देश की फौज नहीं थी। करीब 23,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 75 किलोमीटर लंबे और 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले सियाचिन ग्लेशियर का इलाका इतना दुर्गम है कि करीब 1972 तक भारत और पाकिस्तान ने इसकी सीमा के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन मेघदूत को शुरू करना पड़ा। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह है। रीजन बिहाइंड ऑपरेशन मेघदूत। दरअसल साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इसके कुछ ही समय बाद जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई प्रारंभ हो गई। 1949 कराची एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर सीज फायर हुआ। इस एग्रीमेंट में भारत पाकिस्तान के सुदूर पूर्वी भाग में सीमा रेखा नहीं खींची गई थी और इस दुर्गम इलाके में NJ 9842 आखिरी पॉइंट था। इस पॉइंट के आगे की जगह निर्जन थी, जहां पर ना कोई आबादी थी और ना ही यहां तक पहुंचना आसान था। तात्कालिक राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को यह विश्वास था कि इस पॉइंट के आगे कभी भी सैन्य विवाद नहीं हो सकता। साल 1972 में शिमला समझौते में भी सियाचिन को एक निर्जन भूमि का टुकड़ा मानते हुए NJ 9842 के आगे की सीमा के मूल्यांकन को नजरअंदाज कर दिया गया। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों में यह सहमति बनी थी कि NJ 9842 से ऊपर जाती हुई नियंत्रण रेखा, जिसे इंदिरा कोल कहा जाता है, वहां भारत और पाकिस्तान में से कोई देश नियंत्रण नहीं करेगा। बता दें कि NJ 9842 से इंदिरा कोल तक और इंदिरा कोल से काराकोरम पास, फिर काराकोरम पास से NJ 9842 तक ये पूरा त्रिकोण किसी के अंडर नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर नहीं लगी। उसने इस इलाके में पर्वतारोही दलों को जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी। इसकी खबर साल 1975 में भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार को लगी, जब उन्हें जर्मनी पर्वतारोहियों से कुछ ऐसे पाकिस्तानी नक्शे मिले जिसमें NJ 9842 से आगे के क्षेत्रों और इसके आसपास के लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पाकिस्तानी अधिकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस नक्शे के अनुसार नियंत्रण रेखा को NJ 9842 के उत्तर में इंदिरा कोल तक न दिखाकर पूर्वोत्तर में काराकोरम पास तक दिखाया गया था। यानी पाकिस्तान ने NJ 9842 को सीधे काराकोरम पास तक नियंत्रण रेखा मान लिया था और इंदिरा कोल पर अपना दावा कर लिया था। इन नक्शों को देखकर तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल TN रैना चौंक गए थे। भारत सरकार ने इस प्रकार साल्टोरो रिज में भारतीय सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड और खराब मौसम की वजह से निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना गर्मियों से सियाचिन क्षेत्र की पेट्रोलिंग करेगी। इसके बाद साल 1978 में भारतीय सेना ने भी भारत की ओर से सियाचिन में पर्वतारोहण अभियान की अनुमति दे दी। इन्हीं पर्वतारोही अभियानों के बाद ही सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकारों को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के पर्वतारोहण कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए उत्तरी लद्दाख में सेना और ग्लेशियर के कई अन्य हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती का फैसला किया। इसके लिए 1982 में एंटार्कटिक में हुए एक अभियान में हिस्सा ले चुके सैनिकों का चुनाव किया गया, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में रहने के लिए अभ्यस्त थे। साल 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों से कर्नल नरेंद्र कुमार को यह सूचना मिली कि पाकिस्तान ने लंदन की एक कंपनी को पाकिस्तान सैनिकों के लिए विशेष उपकरण और आर्कटिक गियर का ऑर्डर दिया है। इससे यह कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। भारत को जब इस बात की खबर लगी तो उसने पाकिस्तान से पहले सियाचिन में सेना भेजने का प्लान तैयार कर लिया। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। व्हाट वाज ऑपरेशन मेघदूत? यह बात 13 अप्रैल 1984 की है, जब जनरल PN हून ने नॉर्दर्न कमांड और 15 कोर को साल्टोरो रिज पर तैनात किया।
लद्दाख स्काउट्स और 4 कुमाऊं रेजिमेंट की एक टीम को MI-8 यूनिट और एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर के साथ तैनात किया गया। कई चेन ऑफ कमांड बनाए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद को टास्क फोर्स कमांडर बनाया गया और उनके साथ थे कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो 4 कुमाऊं से बिलाफोंडला तक के हेड थे। मेजर ए के बहुगुणा लद्दाख स्काउट से सियाला तक को हेड करने वाले थे और लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ग्योंगला से 19 कुमाऊं तक को हेड करने वाले थे। ऑपरेशन मेघदूत का मेन टारगेट था इंदिरा कोल, सियाला, बिलाफोंडला, ग्योंगला, जो साल्टोरो रिज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन पर भारत को नियंत्रण स्थापित करना था। 13 अप्रैल को सुबह 5:30 पर कैप्टन संजय कुलकर्णी और उनके साथी सैनिकों को लेकर चीता हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप से उड़ान भरी। उसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर और उड़े। दोपहर तक स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र बैंस और रोहित रॉय ने इस तरह की 17 उड़ानें और भरी। कैप्टन संजय कुलकर्णी के साथ एक JCO और 27 भारतीय सैनिकों को बिलाफोंडला के पास हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया। 0 से भी कम विजिबिलिटी और -30 से भी कम तापमान में ये सारे सैनिक वहां उतरे थे। बिलाफोंडला में हेलीकॉप्टर से उतारे जाने के 3 घंटे के भीतर रेडियो ऑपरेटर मंडल अत्यधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारी HAPE यानी हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा के शिकार हो चुके थे। अब कैप्टन कुलकर्णी के पास रेडियो तो था, लेकिन रेडियो ऑपरेटर नहीं। रेडियो ऑपरेटर के न होने से पूरी तरह से रेडियो साइलेंस बढ़ती गई और पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के आने की भनक तक नहीं लग पाई। बिलाफोंडला में उतरने के कुछ समय बाद ही कुलकर्णी और उनकी टीम का बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट गया था, क्योंकि उन्हें एक भयावह बर्फीले तूफान ने घेर लिया था। सब कुछ मानो रुक गया हो। 3 दिनों तक मौसम से जद्दोजहद करने के बाद 16 अप्रैल को जब मौसम साफ हुआ, तब जाकर कुछ और सैनिक और मेडिकल सहायता भेजी जा सकी। तब तक एक सैनिक की हाइपोक्सिया की वजह से मौत हो चुकी थी और बचे हुए 28 सैनिकों में से 21 सैनिक फ्रॉस्टबाइट यानी शीत दंश के शिकार हो चुके थे। इस बीच 15 अप्रैल तक बिलाफोंडला में छोटे छोटे 3 कैंप बना लिए गए थे। 13 अप्रैल को जहां कैप्टन संजय कुलकर्णी ने बिलाफोंडला पर कब्जा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ मेजर बहुगुणा ने 17 अप्रैल को सियाला पर जीत हासिल कर ली थी। आगे की सैन्य टुकड़ियों ने कैप्टन PV यादव की कमान में 4 दिनों तक चढ़ाई की और साल्टोरो रिज की बाकी चोटियों पर कब्जा कर लिया। 17 अप्रैल तक लगभग 300 भारतीय सैनिक ग्लेशियर की महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों में फैल चुके थे। इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना 19 कुमाऊं के साथ सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक पीक ग्योंगला के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अनुमान था कि वो जून के पहले हफ्ते में उस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब तक भारतीय सैनिक पाकिस्तान वायुसेना की नजरों में आने लगे थे। अब जाहिर सी बात थी कि पाकिस्तानी अटैक भी जरूर करेंगे। इस संदर्भ में इंडियन इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट आई कि पाकिस्तानी साइड के 18 इन्फेंट्री ब्रिगेड में बुर्जिल फोर्स बनाई गई थी। उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को हटाने के लिए ऑपरेशन अबाबील लॉन्च किया था, जिसके जरिए वो पश्चिमी साल्टोरो रेंज और बिलाफोंडला पर कब्जा करना चाहते थे। 23 जून 1984 की सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। इस हमले में लांस नायक चंचल सिंह शहीद हो गए। इधर भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में 26 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और भारत ने अपना एक जवान खोया। लेकिन ये आखिरी हमला नहीं था। जून में पाकिस्तान ने एक और हमला करने की कोशिश की और भारत ने उसका करारा जवाब दिया। अगस्त 1984 में 2 और हमले किए गए, लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने वो टिक नहीं पाए। इस दौरान पाकिस्तान के 30 जवान मारे गए। इस बीच 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंगला की हाई पॉइंट पर भी कैप्टन DK खन्ना ने जीत हासिल कर ली थी। पूरा सियाचिन अब भारत की नियंत्रण में था। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी भारतीय रेजिमेंट ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था। 3 साल बाद सन 1987 में भारत के कब्जे वाले क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने 22,143 फुट की ऊंचाई पर कायद चौकी बनाई और भारतीय सेना के खिलाफ सिलसिलेवार हमले किए। ये पोस्ट नजदीक के सभी भारतीय पोस्ट पर हावी थी, क्योंकि ये उनसे अधिक ऊंचाई पर स्थित थी। हमलों का नेतृत्व शुरू में परवेज मुशर्रफ ने किया था, जो उस समय पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल थे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 23 जून 1987 को ऑपरेशन राजीव शुरू किया, जिसकी जिम्मेदारी नायब सूबेदार बाना सिंह को दी गई।
कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों, 0 से 50 डिग्री कम तापमान और बर्फीले तूफानों के बीच भारतीय 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जाबाज सैनिकों ने 3 दिन और 3 रातों तक पाकिस्तानी सेना से भीषण युद्ध किया और 26 जून 1987 को भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। युद्ध के इतिहास में ये एक अद्वितीय और असाधारण अभियान था। बाद में पोस्ट का नाम बाना टॉप रख दिया गया। इस बहादुरी के लिए बाना सिंह को भारत के शीर्ष सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। अगर हम सियाचिन के ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखें तो भारत की ओर से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई थी और पाकिस्तान की ओर से सियाचिन की चढ़ाई आसान थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिकों को -40 से -60 डिग्री के तापमान में फतेह हासिल करनी थी। सियाचिन को लेकर हुए संघर्षों में यानी पिछले 39 सालों में दोनों देशों को बहुत भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ा है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दोनों तरफ कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा फौजी अपनी जानें गंवा चुके हैं और 5000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे सैनिकों की भी है जो भीषण सर्दी, फेफड़ों की बीमारियों यानी पल्मोनरी एडीमा या एवलांच के कारण मारे जा चुके हैं। कुछ मानसिक समस्याओं जैसे याददाश्त खोने, गहरे अवसाद और नींद की कमी से पीड़ित हो चुके हैं। कई फौजी भूख कम लगने और एम्पुटेशन यानी बर्फ की वजह से पैर कटना जैसी परेशानियों में उलझे हुए हैं। सियाचिन में दोनों देशों को खर्चा भी बहुत करना पड़ा है। यहां कुल मिलाकर एक दिन में लगभग $1 मिलियन रकम खर्च की जाती है, यानी 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना के सैन्य पराक्रम और कर्मठता का ही यह नतीजा है कि आज विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की स्थिति में हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन मेघदूत, जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल पर पराक्रम और शौर्य की वीर गाथा लिखी। भारतीय सेना ने सियाचिन जैसे बीहड़ इलाके में पाकिस्तान को शिकस्त दी और एक बार फिर दुनिया के सामने तिरंगा का सर ऊंचा किया। इस ऑपरेशन में जितने भारतीय सैनिक पाकिस्तान की गोली से शहीद नहीं हुए, उससे कहीं अधिक सियाचिन के ठंड से शहीद हो गए। -50 डिग्री तापमान और 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से चलने वाली बर्फानी तूफानी हवाएं किसी की जान लेने के लिए काफी हैं। इन ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन इतनी दुर्लभ है कि हर सांस अस्तित्व के लिए एक दर्दनाक लड़ाई लड़ती है। इसी लड़ाई को हमारे सैनिक हर पल लड़ते हैं। आज शत्रुतापूर्ण इलाके में उस कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना के जाबाज अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीर सेना के जवानों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस से रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।